जब हम कपड़ा प्रेस करवाते हैं 5 रुपए देते हैं एक पैंट एक शर्ट का, 10 रुपए जहां जैसा शहर होगा। हम चाहते हैं वो कपड़ा प्रेस करने वाला अच्छी तरीके कपड़ा प्रेस करके दे, एकदम बढ़िया। पंचर बनवाते हैं 40-50 रुपए दे के, चाहते ऐसा पंचर बना दे दोबारा पंचर हो ही ना। डॉक्टर के यहां जाते हैं बुखार में तो कहते हैं भैया 500 रुपए लो, लेकिन ऐसी दवा देना कि दोबारा आना ना पड़े। डॉक्टर साहब हर जगह बेस्ट क्वालिटी ढूंढते हैं, पंचर वाला, कपड़ा प्रेस करने वाला, नाई 50 रुपए देते हैं, ऐसा बढ़िया बाल अच्छा कटना चाहिए, धोबी बढ़िया कपड़ा धोना चाहिए। लेकिन कभी हमने सोचा ही नहीं कि जिनको वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला, पेंशन, खाना बनाने वाला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट सब कुछ दे रहे हैं, वो हमको बढ़िया कानून बना के दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो इस देश में इतने पाप हुए, इतने पाप हुए कि उसको लिखें और उस पर अगर काम शुरू करें तो कम से कम 8 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। जितने गलत काम मुगलों ने किए तलवार के दम पे, वो सारे काम अंग्रेजों ने किए कानून बना के, और लगभग उसके बाद भी वो कंटिन्यू रहा। तो अगर अंग्रेजों ने 100 घटिया कानून बनाए इस देश को गुलाम बनाने के लिए, जनता को गुलाम बनाए रखने के लिए, तो आज़ादी के बाद भी 50 कानून ऐसे बनाए गए जो जनता को गुलाम बनाए रखने के लिए बनाए गए। जैसे अंग्रेजों ने देश को लूटने और बांटने के लिए कानून बनाया, वैसे आज़ादी के बाद भी इस संसद में महापाप हुए और इस देश को लूटने और बांटने के लिए कानून बनाए गए। एक नहीं, बहुत सारे। संविधान कहता था समान नागरिक संहिता लागू करो, हमने 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया। संविधान कहता है इस देश में सबको राइट टू जस्टिस है, हमने 1991 में कानून बना के कह दिया अयोध्या का मामला कोर्ट के जरिए हल होगा, बाकी कोई कोर्ट के जरिए हल ही नहीं हो सकता। उसको कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और चालाकी देखिए, नाम रखा पूजा स्थल कानून, नाम से लगता है पूजा स्थल के लिए कानून है ये, नाम से लगता है पूजा स्थल के रखरखाव के लिए कुछ इस तरीके का कोई कानून होगा, और ठीक पूजा स्थल का उल्टा कानून बनाया गया कि हिंदू कोर्ट जा ही ना पाए। काशी के लिए, मथुरा के लिए, भोजशाला के लिए, भद्रकाली के लिए, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जिनका वर्णन वेद पुराणों में, गीता रामायण में, उनकी मुक्ति के लिए जा ही ना पाए। अब आप ये बताओ 75 साल के बाद जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमें इतना भी अधिकार ना हो कि जो काम मुगलों ने गलत किया उसको हम कोर्ट के जरिए ठीक करा सकें, तो किस बात की आज़ादी? फिर तो हमें कल्चरल फ्रीडम है ही नहीं है, फिर तो हमें रिलीजियस फ्रीडम है ही नहीं है। अरे हमारे पूर्वज नहीं बचा पाए, मजबूरी थी, टूट तोड़ दिया गया, हालांकि उन्होंने बलिदान दिया। भारत का कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहां तोड़ने के पहले 1500 लोगों की लाशें नहीं बिछी हैं, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो अयोध्या हो। हजारों लोगों ने बलिदान दिया है। पहले बीच में वो खड़े हुए, उन्होंने बोला नहीं तोड़ने दूंगा, फिर उन पे चढ़ाई हुई, उनको मारा गया, फिर मंदिर तोड़ा गया। तो हमारे पूर्वजों ने मंदिर की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिए कि तोड़ने नहीं दूंगा, लेकिन तलवार के दम पे उनको काटा गया, फिर मंदिर तोड़ा गया। और हमारी सरकारों ने कानून बना के उन्हीं गजनी, उन्हीं गोरी, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब के गलत कामों को लीगलाइज कर दिया। उसको कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम हो चुका है, मामला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को पहले 2 जज सुन रहे थे, अभी 3 जज सुन रहे थे, अभी 5 जजों को रेफर होने वाला है। आशा है 2023 में उसका फैसला आ जाएगा। लेकिन पानी पानी, अब ये बताइए, जैसे फिल्म निर्माता का काम है अच्छी फिल्में बनाना, हालांकि फिल्म निर्माता भी आजकल अच्छी फिल्में बना नहीं रहे, वैसे ही कानून निर्माता का क्या काम है भाई? अच्छा कानून बनाना, या पठान टाइप का कानून बनाना।
अब हो क्या रहा है, फिल्म निर्माता पठान फिल्म बना रहे हैं और हमारे कानून निर्माता भी पठान कानून बना रहे हैं, पठान टाइप का कानून बना रहे हैं। देश के खिलाफ कानून बनाना यही तो है। अगर कोई नाई बाल ठीक से न बनाए, बातें खूब करे, समाजवाद की बात करे, राष्ट्रवाद की बात करे, गांधीवाद की बात करे, अंबेडकरवाद की बात करे, लेकिन बाल ठीक से ना बनाए, आप उसको क्या कहेंगे? अच्छा नहीं। डॉक्टर खूब बढ़िया बढ़िया बातें करे, दवा अच्छी ना दे, क्या कहेंगे? अच्छा डॉक्टर है। मिस्त्री खूब बढ़िया बातें करे, दीवार ठीक से ना बनाए, क्या कहेंगे? अच्छा मिस्त्री है। तो हमें बतौलेबाज डॉक्टर नहीं चाहिए, हमें बतौलेबाज धोबी नहीं चाहिए, हमें बतौलेबाज नाई नहीं चाहिए, हमें बतौलेबाज मिस्त्री नहीं चाहिए, हमें बतौलेबाज टीचर नहीं चाहिए, बतौलेबाज डॉक्टर नहीं चाहिए, कोई बतौलेबाज नहीं चाहिए। सब क्वालिटी वाला चाहिए। टीचर बढ़िया पढ़ाने वाला, डॉक्टर बढ़िया दवाई देने वाला, मिस्त्री बढ़िया घर बनाने वाला, नाई बढ़िया बाल बनाने वाला, धोबी बढ़िया कपड़ा धोने वाला। लेकिन जिसको देश बनाना है वो हमें बतौलेबाज चाहिए। वो भाषण बढ़िया बढ़िया देता रहे, कानून बनाए चाहे ना आए बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप अगर भाषण में खुश हैं तो कानून बनाने की जरूरत क्या है? ले लो भाषण, धनाधन भाषण लेते रहो। देखिए, ड्राइवर अगर गाड़ी न चलाए तो बात तो फिर भी ठीक है कि भाई काम चोरी कर रहा है, कहते हरामखोरी कर रहा है। लेकिन ड्राइवर गाड़ी चलाए, उल्टी गाड़ी चलाए और गाड़ी को ले जाकर ठोक देता रहे, न चलाए तो फिर भी ठीक है भाई, गाड़ी नहीं चला रही कोई बात नहीं, पैदल चल देंगे। लेकिन चलाए तो उल्टा चलाए और आपको जाके गड्ढे में ठोक के आ जाए, ये तो देशद्रोह हुआ कि नहीं हुआ? बताइए जरा। स्वधर्म का पालन न करना, अपने धर्म का पालन न करना, इससे बड़ा महापाप क्या हो सकता है? तो अगर इस संविधान का मूल लक्ष्य था राम राज्य स्थापित करना, तो इस राम राज्य को मैं 4 शब्दों में बताता हूं कि राम राज्य का मतलब क्या है। धर्म की, जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, सबका साथ सबका, यही राम राज्य है। हमारे संविधान कानून निर्माताओं का पहला काम है ऐसा नियम कानून बनाना जिससे धर्म की, ऐसा नियम कानून बनाना कि अधर्म का, ऐसा नियम कानून बनाना कि प्राणियों में, ऐसा नियम कानून कि सबका साथ सबका, और जब ये चारों हो जाएगा तो विश्व का भी कल्याण। ऐसे कानून बन रहे हैं क्या? ऐसे कानून बन रहे हैं? भारत में। और एक बात और, इन चारों में आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो कड़ी है वो है अधर्म का नाश। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक धर्म की नहीं होगी। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक प्राणियों में सद्भावना, जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक सबका साथ सबका विकास, जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक विश्व का कल्याण। आप लोग गूगल करिएगा, सारे यूथ हैं, सारे खासतौर पे इसमें ज़्यादातर लोग लाके हैं, बाद में गूगल करिएगा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप, तो आपको 50-60 इंटरनेशनल आतंकवादी संगठनों का नाम मिलेगा और उनका नाम से आपको समझ में आ जाएगा ये आतंकवादी संगठन कैसे हैं, उनको आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये दुनिया का कर्तव्य था कि इस तरीके के नियम बनाना, इस तरीके की व्यवस्था बनाना कि अधर्म का नाश हो, आतंकवादी संगठनों का नाश हो, अलगाववादी शक्तियों का नाश हो, मजहबी उन्माद फैलाने वाली शक्तियों का नाश हो, कट्टरवाद फैलाने वाली शक्तियों का नाश हो। लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। और उसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मेरे हाथ में ये फेडरल पिनल कोड है, ये अमेरिका में चलता है।
जैसे भारत में इंडियन पिनल कोड चलता है, ऐसे अमेरिका में ये फेडरल पिनल कोड चलता है। इस फेडरल पिनल कोड और इंडियन पिनल कोड में डिफरेंस समझिए। इंडियन पिनल कोड बनाया मैकाले ने 1860 में। उसका टारगेट क्या था, उसका लक्ष्य क्या था, उसमें मैं बाद में आता हूं। लेकिन उसमें टोटल 23 चैप्टर हैं, 23 चैप्टर हैं इंडियन पिनल कोड में। और अमेरिका की फेडरल पिनल कोड में 123 चैप्टर है, 123, यानी 100 चैप्टर ज्यादा हैं अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में। इस आईपीसी और फेडरल पिनल कोड का डिफरेंस क्या है और भारत में अपराध क्यों है, अमेरिका में क्यों कम है, इसको बताता हूं आपको। आईपीसी के सेक्शन 363 में अपहरण की सजा है मैक्सिमम 7 साल। एक आदमी का अपहरण करो तो भी 7 साल, 2 का करो तो भी 7 साल, 10 का करो तो भी 7 साल, 20 का कर लो तो भी 7 साल। फेडरल पिनल कोड में अपहरण की सजा है आजीवन कारावास और फांसी। अब यह बताओ, किडनैपिंग अमेरिका में कम होगी कि भारत में? और मिनिमम 50 ईयर, और एक को किडनैप किया तो 50, 2 को किया तो 100, 3 को किया तो 150, 4 को किया तो 200, 5 किया तो 250, ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा। भारत में रोज बैंक फ्रॉड हो रहा है, रोज एसएमएस आ रहे हैं, तुम्हारी लॉटरी आई हुई, यहां क्लिक मारो तुम्हारा ये निकलेगा, तुम्हारा ये आ गया, यहां क्लिक मारो ये निकलेगा, तुम्हारा ये मारो ये। क्यों हो रहा है? एक व्यक्ति ने टर्की में ऐसे ही एसएमएस भेजा कि इस लिंक पे क्लिक करो तुम्हारा लॉटरी आई हुई है, और उसका अकाउंट हैक कर लिया। 338 साल की सजा हुई है, 330। भारत में किसी भी को आज तक 7 साल की भी नहीं हुई, जो तो आदमी बैंक फ्रॉड करने वाले। अब ये बताओ, बैंक फ्रॉड भारत में कम होगा टर्की में? भारत के इंडियन पिनल कोड में एक धारा है मर्डर की, 302। पति पत्नी को मार दे तो 302, भाई भाई को मारे 302, बाप बेटे को मार दे 302, 100 रुपए के लिए रोड झगड़ा हो जाए 302, 1000 करोड़ के लिए झगड़ा हो जाए 302, गोली मार दो 302, फांसी लगा दो 302, टुकड़े टुकड़े कर दो 302, 35 टुकड़े कर दो श्रद्धाक तरीके तब भी 302, कुछ भी कर लो 300। तो अब पूरी शक्ति किसके पास आ गई? जज के पास आ गई, कि जज जिसको चाहे तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर मान ले, जिसको चाहे तो रेयर मान ले, जिसको चाहे वो फांसी दे दे, जिसको चाहे वो आजीवन कारावास कर दे। और वकील के पास आ गई, क्योंकि कुछ कहीं पे क्लियर क्रिस्टल क्लियर लिखा ही नहीं है। फेडरल पिनल कोड में मर्डर की 10 धाराएं हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, किलिंग, होमिसाइड, मर्डर, हेट क्राइम, बुचरिंग, मैनस्लॉटर, अलग अलग सेक्शन है। तो जिसने उदयपुर में वो दर्जी, क्या नाम था उसका, कन्हैया, जिसने कन्हैया को मर्डर किया, उसके ऊपर एक धारा लगेगी 302। उसमें आजीवन कारावास भी हो सकता है, फांसी भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा डिफेंस का वकील बड़ा वाला है, छोटा वाला है, जज साहब की मर्जी क्या है, बड़े उनको क्या पसंद है क्या नहीं। तो सारा मर्जी किस पे आ गई? जज की मर्जी पे आ गई। फेडरल पिनल कोड में बाकायदा डिफाइन है, टुकड़े टुकड़े किया तो ये धारा, मैनस्लॉटर किया तो ये धारा, बुचरिंग किया तो ये किया, किलिंग किया तो ये, मर्डर किया तो ये, हेट क्राइम किया तो ये। तो मैं इसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहा था, कन्हैया तेली का जिसने मर्डर किया उसको 550 साल सजा होगी अमेरिका में, अगर उसको वैसा मर्डर करता तो। और हमारे वैज्ञानिकों ने 2 दिन पहले अग्नि मिसाइल बनाई। मिसाइल का डेटा कहीं पब्लिक नहीं होता। जो अमेरिका की मिसाइल है उसका भी डेटा कॉन्फिडेंशियल है, वो कैसे बना रहे हैं किसी को बताते थोड़ी है। रूस अपना बनाता है, वो किसी को नहीं बताता, सब अपना अपना कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। इसके बावजूद हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया भर की मिसाइलों को स्टडी किया, एग्जामिन किया, और दुनिया की बेस्ट मिसाइल बनाई 5000 किलोमीटर मार करने वाली। जबकि कुछ भी गूगल पे नहीं है, कोई चीज कुछ पब्लिक नहीं है। लेकिन हमारे माननीय सांसद जो सब कुछ गूगल पे है, और एक तो मेरे हाथ में घूम रही है ये,
फेडरल पिनल कोड, हमने इसको कॉपी करके अपने इंडियन पिनल कोड में क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट कर लिया? हम मर्डर के लिए 10 धारा क्यों नहीं बना देते कि टुकड़े टुकड़े करोगे तो ये करोगे तो ये करोगे तो ये करोगे तो ये? हमने कहीं फोकस ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि जनता ने डिमांड नहीं किया। जनता तारीख पे तारीख जा रही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 5 करोड़ मुकदमे, तहसीलदार, एसडीएम, चकबंदी अधिकारी, डीडीसी, एसओसी, डीएम, कमिश्नर के यहां 5 करोड़। टोटल कितने मुकदमे हो गए? 5 करोड़ वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो सीधे सीधे जुडिशरी के अंदर आते हैं, और 5 करोड़ ये वाले जो तहसीलदार के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, जो रेवेन्यू वाले केस होते हैं, डीडीसी के यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद वो मंडल में जाता है, फिर लखनऊ में जाता है, चकबंदी जो कमिश्नर उनके यहाँ जाता है। 5 करोड़ ये भारत में। 10 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है। इसका मतलब 10 करोड़ लोगों को तारीख पे तारीख मिल रही है। इसका मतलब 10 करोड़ लोग टेंशन में हैं। 10 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में एवरेज 5 आदमी, तो यानी 50 करोड़ लोग टेंशन में है। भाई जिस घर में मुकदमा होता है, केवल पिता जो तारीख जाता है वही थोड़ी टेंशन में होता है, माँ बाप भी टेंशन होते हैं, बच्चा भी उसका टेंशन में होता है। तो भारत में 50 करोड़ लोग टेंशन में है। लेकिन भारत में एक जुडिशियल रिफॉर्म, जुडिशियल चार्टर लागू किया जाए, जुडिशियल रिफॉर्म किया जाए, घटिया कानूनों को बदला जाए, सिटीजन चार्टर लागू किया, इस पर कभी चर्चा ही नहीं होती संसद विधानसभा में। क्यों? क्योंकि डिमांड नहीं होती, मांगा ही नहीं गया। जब नहीं मांगा तो नहीं मिला। तारीख पे तारीख जाना पसंद है, भैया जाओ, अच्छा है, सबका काम बढ़िया चल रहा है, इधर भी सबका बढ़िया काम चलता रहेगा, जितनी तारीख पड़ेगी उतना बढ़िया है। मेरा यह कहना है, राम राज्य स्थापित करने का मतलब क्या है? राम राज्य स्थापित करने के लिए अगर आप उत्तरकांड में जाएं तो एक चौपाई आती है, उसमें जो सबसे अच्छा बताया है, वाल्मीकि जी ने भी लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है, कि राम राज्य में सब लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करते थे। स्वधर्म का मतलब आज की डेट में कहें कि वकील अपने धर्म का पालन करे, जज अपने धर्म का पालन करे, पटवारी अपने धर्म का पालन करे, सिपाही अपने धर्म का पालन करे, थानेदार अपने धर्म का पालन करे, यही है स्वधर्म। लेकिन स्वधर्म का पालन हो नहीं रहा। हमारे संविधान निर्माताओं ने, अंग्रेजों के टाइम में जो सिस्टम था वो मास्टर सर्वेंट का था। अंग्रेज मास्टर थे और भारत के लोग क्या थे? अंग्रेजों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको बदला, बोला मास्टर सर्वेंट का सिस्टम नहीं चलेगा, यहां पब्लिक सर्वेंट का सिस्टम चलेगा। एक पब्लिक होगी और दूसरे क्या होंगे? मतलब आपके हवलदार, थानेदार, तहसीलदार, कलेक्टर, डीएम जो भी हैं, ये क्या कहलाएंगे? पब्लिक। तो पब्लिक के, लेकिन तो एमएलए भी पब्लिक सर्वेंट, एमपी भी पब्लिक सर्वेंट, थानेदार भी पब्लिक सर्वेंट, कलेक्टर भी पब्लिक सर्वेंट। तो लेकिन हो क्या रहा है? एक पब्लिक सर्वेंट दूसरे पब्लिक सर्वेंट की सर्विस कर रहा है, पब्लिक की सर्वेंट नहीं है। पब्लिक की सेवा कम कर रहे हैं, वो एक दूसरे की कर रहा है। हवलदार थानेदार की, थानेदार सीओ साहब की, सीओ साहब कप्तान साहब की, कप्तान साहब थोड़ा और ऊपर डीआईजी साहब की, डीआईजी साहब आईजी साहब की। बेचारी पब्लिक तो कहीं है ही नहीं है। जिसके सैलरी से सब कुछ पूरा देश चल रहा है, उसको सुख शांति हो, उसको आराम मिले, उसको सुरक्षा मिले, बाहर निकलने पर उसको इतना फ्री कंफर्टेबल होगा, कोई मुझे हाथ नहीं लगाएगा। और यह तभी हो सकता है जब कानून अच्छा हो, क्योंकि कानून दवा की तरीके काम करता है।